नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भाग 5 के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पंचम टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य, और इसका जो पहला प्रश्न है कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। कथन किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं पतंजल का, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु, विकल्प सी बाबूराम सक्सेना या फिर विकल्प डी सुकुमार सेन। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है और इसी से आपकी प्रश्नावली की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए और निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आपने बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब देते हुए आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव से की है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही जवाब आप सबको मिला, धन्यवाद। अब क्या है, कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, भाषा वह साधन या माध्यम है ना, ये गुरु है ना। तो गुरु ही वह साधन या माध्यम है जो आपकी नैया को पार लगाएंगे, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे और आपको आपकी जो इच्छा है, आपका जो लक्ष्य है, एम है, उद्देश्य है, उसको पूर्ण कराएंगे। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि वह साधन या माध्यम कौन है। बोले सर वो गुरु है, तो गुरु फॉर कामता प्रसाद गुरु, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि भाषा में साधन या माध्यम, तो साधन या माध्यम कौन? गुरु। गुरु की बात आते ही दिमाग में आपको याद आना चाहिए गुरु, कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में एक उपभाषा एवं बोली असंगत है। विकल्प ए की बात करते हैं तो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत बोली आती है ब्रज बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। विकल्प बी में पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। विकल्प सी में राजस्थानी उपभाषा और इसके अंतर्गत मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती बोली। और विकल्प डी है पहाड़ी उपभाषा, इसमें कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, है ना। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर आपको देना है। एक उपभाषा और उसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं असंगत हैं, और जिसमें असंगत हैं उसी विकल्प को आपको चयन करना है। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। पूर्वी उपभाषा की बात करें तो इसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी नहीं आती हैं, बल्कि पूर्वी जो भाषा उसके अंतर्गत ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो मैम भोजपुरी बोलती हैं कौन? बोले बिहारी मैम, यानी कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो बिहारी मैम, माँ से मैथिली, माँ से मैम भोजपुरी बोलती हैं, यानी कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां हैं। तो इसलिए ये असंगत कथन है। इसमें होना चाहिए था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बाकी पश्चिम में ब्रज, बुंदेल, कनौजी, बांगुर और खड़ी बोली, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में मामा जमे राजस्थान, मामा, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, जमे जयपुरी और जमे, तो मामा जमे राजस्थान। और पहाड़ी की बात करते हैं तो पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली कुगने होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और विस्तृत रूप से आपको भाषा विज्ञान की क्लास लेनी है तो बिल्कुल चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। टीजीटी पीजीटी की कोई भी प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिएगा, सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, विस्तृत रूप से और ट्रिक से है। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 2 का विकल्प भी आप सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से प्रारंभ किया गया, ये असंगत है। विकल्प बी राजभाषा संबंधी जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद तक है, यह असंगत है। या फिर विकल्प सी कि संविधान के 18वें भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, यह असंगत है। अथवा विकल्प डी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो असंगत है, यानी कि गलत है। और आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी असंगत है, यानी कि संविधान के 18वें भाग में भाषा संबंधी प्रावधान नहीं है, बल्कि 17वें भाग में है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये 14 सितंबर 1949 से बिल्कुल हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा।
और राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से 351 उनजिस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषा संबंधी प्रावधान है। तो निश्चित रूप से आप सभी का जवाब सही हुआ, और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आपकी सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा, विकल्प बी राजभाषा, विकल्प सी बोली, या फिर विकल्प डी उपभाषा कहते हैं। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा आसान सा प्रश्न है, और आप सबका भी जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। किसी क्षेत्र की जो सीमित बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी बोली इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नेशनल न्यूज एजेंसी है, विकल्प बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, विकल्प सी कह रहे हैं यूनिवार्ता, या फिर विकल्प डी हिंदुस्तान है। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं PTI, है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी को आप सही कीजिएगा। भारत की सबसे प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी जो क्या है संवाद समिति है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। प्रश्न संख्या 6 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी राम कुमार वर्मा, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। आसान सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, और आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किया है, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना, क्या लिखा था, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ लिखा। कितनी? बोले 1940 में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1-2 नहीं है बल्कि 40,000 हैं, यानी कि 1940 में लिखा गया। और 1000 की बात आते ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में एक सुमेलित नहीं है। आप कौन सा सुमेलित नहीं है उसी विकल्प को आपको चयन करना है। विकल्प में कह रहे हैं कि आदिकाल में आलम थे, विकल्प बी भक्ति काल के कवि जायसी हैं, विकल्प सी रीत काल के घनानंद, या फिर विकल्प डी आधुनिक काल के भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कौन सुमेलित नहीं है, उत्तर आपको ये देना है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। और आप सभी का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ए को लॉक किया जाए। आदिकाल में आलम नहीं है, आलम तो रीत काल में है, बल्कि आदिकाल की बात करें तो यहाँ पे अमीर खुसरो होना चाहिए था। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 7 का विकल्प यही इज राइट आंसर। और आप सभी का जवाब भी बहुत सही आया कि सर विकल्प को 1 को लॉक किया जाए। तो इस तरह से आप सबकी तैयारी जो है बिल्कुल दिख रही है। आप सबका जो परिश्रम है बिल्कुल रंग लाएगा, है ना, ये श्योर है। प्रश्न संख्या 8 है कि सही क्रम चुनिए। विकल्प में कह रहे हैं पहले प्रयोगवाद, फिर छायावाद, फिर नई कविता, और फिर प्रगतिवाद आया। विकल्प बी में कह रहे हैं प्रगतिवाद, फिर छायावाद, फिर प्रयोग, फिर नई कविता। और विकल्प सी में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। विकल्प डी में नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपको देना है कि कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले किस काल का उदय हुआ, उसके बाद कौन सा काल आता है, और उसके बाद अंत में कौन सा काल है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 प्यारा सा प्रश्न और आसान सा प्रश्न, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न खतरा कर देता है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। छाया से प्रगति होती है और प्रगति से प्रयोग करके नई कविता आती है। तो छाया, प्रगति, प्रयोग, नई। छाया, प्रगति, प्रयोग, नई, है ना। छा जाता, प्रगति छा जाती है ना, छाया जाता है प्रगति, और प्रयोग नया। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 8 के विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा कि छाया, प्रगति, प्रयोग, नई। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। विकल्प ए डॉक्टर गिरसन महोदय ने, विकल्प बी मिश्र बंधु ने, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, खास तौर से आदिकाल के नामकरण और नामकरण करने वाले विद्वान को लेकर। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए प्रारंभिक काल किसने कहा है। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मिश्र बंधु इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है। मिश्र बंधु ने इसको कहा था आदिकाल को प्रारंभिक काल, गिरसन ने चरण काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा,
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि कहा था, आदिकाल, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आई थिंक आप सभी सही कर लिए होंगे। विकल्प बी मिश्र बंधु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि छायावादी को, विकल्प बी द्विवेदी, विकल्प सी भारतेंदु की, या फिर विकल्प डी प्रगतिवाद को। सोच समझ के उत्तर आपको देना है कि किस काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग को नवजागरण काल कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11, सन 1900 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, और आप सभी को जवाब देना है। और इस प्रश्न में जो विकल्प लिया गया है बहुत सोच समझ कर विकल्प लिया गया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मैक्सिक बिलीजली ने, विकल्प बी लल्लू लाल, विकल्प सी जॉन गिलक्राइस्ट, या फिर विकल्प डी सदल मिश्र। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर है कि 1900 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मैक्सिक विलीजली इज राइट आंसर। मैक्विस विलीजली इज राइट आंसर। लल्लू लाल और सदल मिश्र क्या थे, तो उसी फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा, ध्यान में रखिएगा, भाषा के, है ना, ध्यान में रखिएगा, भाषा के पंडित थे। ये आप दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1900 नहीं है सन, बल्कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इस टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, है ना। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, किसने किया, मैक्सिम विलीजली महोदय ने किया था। और वहाँ पे 2 भाषा के मुंशी थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। विकल्प ए कह रहे कीर्तिलता, विकल्प बी कीर पताका, विकल्प सी पदावली, या फिर विकल्प डी पुरुष परीक्षा। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। और प्रश्न संख्या 12 का आपके स्क्रीन पर प्यारा सा आसान सा प्रश्न, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं है। तो कीर्ति पताका का पता ही नहीं चला, पता नहीं चला किसका, बोले पताका का, पताका फॉर, है ना, कीर्ति पताका इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। विकल्प ए घासादा तासी महोदय, विकल्प बी पंडित रामनारायण डूंगर ने, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब आया है कि रामचंद्र शुक्ल ने राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। घासादा तासी ने राजसूई से माना है। हरप्रसाद शास्त्री जी की बात करें तो राजयश से माना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और रासो शब्द के उत्पत्ति वाले जो प्रश्न हैं, जितने भी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बताया है, इसे आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। यहाँ से मतलब प्रश्न आने की संभावना 99% है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 13 का आप सभी ने विकल्प सी को सही किया। प्रश्न संख्या 14 है कि कृषक क्रंदन किसकी कृति है। विकल्प ए लल्लू लाल की, विकल्प बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, विकल्प सी रामनेश त्रिपाठी, या फिर विकल्प डी सिया रामशरण गुप्त की। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 14 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा। तो धीरे धीरे आप सभी का जवाब आना शुरू हो गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल अब जो है कृषक का क्रंदन क्या हुआ, बोले सर कृषक का क्रंदन अब गया माने खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जो कृषक क्रंदन करता था, अब कृषक भी अच्छी खासी स्थिति में हैं, इनके पास ढेर सारे यंत्र हैं, है ना, ढेर सारी पूंजी है। तो ये ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, कृषक का क्रंदन अब गया फॉर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, और ये श्रृंगारी कविता स्नेही नाम से करते थे और देशभक्ति कविता जो करते थे वो बिल्कुल त्रिशूल नाम से करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि द्वैतवाद, विकल्प बी अद्वैतवाद, विकल्प सी शुद्ध द्वैतवाद, और विकल्प डी है विशिष्टा अद्वैतवाद। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है कि माध्वाचार्य किस, है ना। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ गया कि सर विकल्प एक को लॉक किया जाए, द्वैत, माधव द्वैत हैं, द्वैतवाद, है ना, और ब्रह्म संप्रदाय, ये ध्यान में रखिएगा। द्वैत हैं, ध्यान में रखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प यही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है। विकल्प ये बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, विकल्प बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन, विकल्प सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या विकल्प डी है कृष्ण लीला का प्रतिपादन।
तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर है कि अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब आ गया सर, विकल्प सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो अमीर व्यक्ति होता है वो खुश रहने के लिए क्या करता है, बिल्कुल मनोरंजन करता है ना। ये ध्यान में रखिएगा, अमीर व्यक्ति खुश रहने के लिए मनोरंजन करता है। तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि भक्ति विवेक किसकी रचना है। सोच समझ कर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है कि भक्ति विवेक किसकी रचना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मलूक दास का, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी नाभादास और विकल्प डी है दादू दयाल का। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न, आसान सा आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मलूक दास इज राइट आंसर, है ना। देखिए भक्ति और विवेक के लिए लुक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको भक्ति करनी है तो आपका लुक माने नहीं रखता है, आपको विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए तो आपका लुक माने नहीं रखता है। तो भक्ति और विवेक के लिए लुक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लुक फॉर मलूक दास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि निराला, विकल्प बी दिनकर, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है और आप सभी भाई बहनों का उत्तर खुल्लम खुल्ला एक तरफ आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर। बिल्कुल निराली बात है, जागो फिर एक बार, है ना। एक बार फिर अगर जाग जाओगे तो निराली बात हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। निराली फार निराला जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में रचना किया है। विकल्प ए की बात करें कबीरदास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प से तुलसीदास या फिर विकल्प डी जायसी। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा आपके स्क्रीन पर, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जायसी इज राइट आंसर। जायसी ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल अवधी भाषा में काव्य रचना किया है, ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न आपकी विगत परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं। यानी कि कौन से आलोचक है जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया था। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी विजयदेव नारायण शाही या फिर विकल्प डी नामवर सिंह। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न आपके जवाब की प्रतीक्षा में और आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विजयदेव नारायण शाही इज राइट आंसर, है ना। क्या है, सूफी काव्य है कि नहीं है, सही है ना। सही इनकार किया, सूफी काव्य को मानने से इनकार करते हैं कौन, बोले शाही, सही सही, है ना। सही है या गलत है इसको देखिए, तब क्या करिए, उसको इनकार करिए या स्वीकार करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा। विकल्प ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर है कि सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए सूर व्यक्ति को भी जीवन का उत्सव दे सकते हैं, कौन, बोले राम जी, है ना। तो राम जी क्या करते हैं, जीवन में उत्सव देने का काम कौन करता है, राम से है। तो राम से फार रामचंद्र शुक्ल जी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। सूर व्यक्ति भी क्या करता है, जीवन उत्सव देख सकता है। ऐसी कृपा किसके अगर राम की हो जाती है, राम फार रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। विकल्प कह रहे हैं हरियाणवी, विकल्प बी मराठी, विकल्प सी राजस्थानी या फिर विकल्प डी पंजाबी। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब सभी का आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राजस्थानी इज राइट आंसर, है ना। मीराबाई की किस भाषा की छौंक ज़्यादा है, तो राजस्थानी है ना। मीरा राजस्थानी, मीरा की भाषा में राजस्थानी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि सूरदास ने अपनी किस कृत के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूर सागर में, विकल्प बी सूर सरावली या फिर विकल्प डी साहित्य लहरी अथवा विकल्प डी इनमें से किसी में नहीं। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न आपके जवाब की प्रतीक्षा में और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, साहित्य लहरी इज राइट आंसर, है ना। साहित्य लहरी में देखिए कोई व्यक्ति अपने वंश की परंपरा कब बताएगा, जब उसमें लहर होगी, है ना। तो लहर माने खुशी होगी, हर्ष होगी, उल्लास होगा, तब अपने वंश की परंपरा बताएगा, है ना। तो लहरी, साहित्य लहरी इज राइट आंसर। अभी आप सब अपना परिचय नहीं देंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप चयनित हो जाएंगे तो अपने वंश परंपरा, अपने जितने भी संघर्ष हैं उसकी गाथा को आप बताएंगे कि मैंने
कितनी प्रकार की मुसीबत स्ट्रगल का सामना किया है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सूरदास ने क्या किया, अपनी किस कृति में वंश परंपरा, साहित्य लहरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। विकल्प ए कह रहे सूदन, विकल्प बी लाल कवि, विकल्प सी भूषण या फिर विकल्प डी पद्माकर। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आसान सा जवाब आपको देना है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। और आप सभी में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, लाल कवि इज राइट आंसर, है ना। छत्र से प्रकाश क्या करते हैं, लाल प्रकाश को रोकते हैं। छत्र से लाल प्रकाश को रोकते हैं, जो सूर्य का प्रकाश लाल होता है जब ऊपर पड़ता है तो छत्र से उसको रोकते हैं। इसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त प्रतवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। अब रामचंद्रिका क्या है पीताम्बर दत्त के अनुसार, तो बिल्कुल आप सबको उत्तर देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि असाधारण महाकाव्य है, विकल्प बी फुटकर कविताओं का संग्रह है, विकल्प सी छंदों का अजायब घर या फिर विकल्प डी अलंकार मंजूषा है। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है कि पीताम्बर दत्त प्रतवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, फुटकर कविताओं का संग्रह इज राइट आंसर, है ना। पास से पीताम्बर, पास से बिल्कुल पास से पीताम्बर, फास से फुटकर कविताओं का संग्रह। छंदों का अजायब घर तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है, ध्यान में रखिएगा रामचंद्रिका को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि भारतंत्र के अनुसार हिंदी कब नई चाल में ढली। विकल्प ए कह रहे हैं 1850 में, विकल्प बी 1857, विकल्प सी 1873 या फिर विकल्प डी 1860 में। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर है और प्यारा सा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1873 इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी नए साल में कब चलेगी, जब वो 73 पहुंच जाएगी। 73 माने 73 में, है ना। तो भारत में हिंदी नए साल में कब ढलती है, जब वो 73 पहुंच जाती है। 73 माने 1873 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि महादेवी वर्मा की कृति जिसका नाम है मेरा परिवार में खरगोश का क्या नाम है। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आपको देना है और इस तरह से प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे निक्कू नाम था, विकल्प बी गिल्लू, विकल्प सी नीलकंठ या फिर विकल्प डी दुर्मुख। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 27 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न और आप सभी का उत्तर भी आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दुर्मुख इज राइट मान। खास से खरगोश, खास से दुर्मुख, दुर्मुख खरगोश, दुर्मुख खरगोश, ध्यान में रखिएगा। ना से निक्कू है और निक्कू नेवला है, ध्यान में रखिएगा, नेवले का नाम है। गा से गिल्लू, गिल्लू से गिलहरी, गा से गिलहरी, गा से गिल्लू, गिलहरी का नाम। नीलकंठ तो मोर होता है, तो मोर का नाम नीलकंठ है, ध्यान में रखिएगा। और आपके पास बचा विकल्प डी दुर्मुख भेड़िया, दुर्मुख खरगोश, दुर्मुख खरगोश, दुर्मुख खरगोश, है ना। तो खरगोश का नाम क्या था, दुर्मुख था, ये ध्यान में रखिएगा, दुर्मुख। और मेरा परिवार इनके द्वारा लिखा गया निबंध 1972 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसमें ढेर सारे जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतु मतलब पशु पक्षी हैं, उन सभी का नाम रखा गया है। उन सभी के नामों को भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं अष्टम सर्ग, विकल्प बी सप्तम, विकल्प सी अष्टम या फिर विकल्प डी नवम। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नवम सर्ग इज राइट आंसर। साकेत क्या है, साकेत का सबसे मार्मिक नवम सर्ग है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए मित्रों, जो नया होता है ना सबसे ज़्यादा मार्मिक वही होता है, ध्यान में रखिएगा। पुरानी चीज़ों की तो बात खत्म हो जाती है, बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि हरियोग कृति प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। यानी कि हरियोग द्वारा लिखी गई जो रचना है प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि 12, विकल्प बी 15, विकल्प सी 17 या फिर विकल्प डी 7 कांड हैं। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 आपके स्क्रीन पर है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं और आप सभी का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 17 सर्ग है ना। जो प्रिय होता है एक साथ रहता है, एक साथ सर्ग रहते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है कि अगर प्रिय एक साथ रहे तो स्वर्ग है, स्वर्ग माने स्वर्ग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 12 सर्ग भरत भारती में है, 15 सर्ग कामायनी में है, 7 कांड रामचरितमानस और रामायण में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि वीर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए कह रहे हैं निराला, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी
सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। प्यारा सा प्रश्न, जवाब आपको देना है और आप सभी का जवाब धीरे धीरे आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। वीर शस्त्र समर्पण करेगा कब? जब जयशंकर का प्रसाद उसको मिल जाएगा तो वीर सिंह भी शस्त्र का समर्पण कर देता है, इस ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की, विकल्प बी रामेश्वर शुक्लांचल की, विकल्प सी नरेश शर्मा या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न संख्या 31 आपके जवाब की प्रतीक्षा में। आप सभी के जवाब की प्रतीक्षा हो रही है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रवासी के गीत तो कौन गाएंगे? नारेंद्र गाएंगे। तो नारेंद्र शर्मा इज राइट आंसर। प्रवासी नरेंद्र शर्मा, प्रवासी गीत नरेंद्र शर्मा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है केदारनाथ अग्रवाल को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प ए कह रहे कविता कामनीकांत, विकल्प बी बालनाथ, विकल्प सी बालेंदु या फिर विकल्प डी रसा नाम से जाना जाता था। तो सोच समझ के उत्तर आपको दीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब भी आया कि सर बालेंदु नाम से जाना जाता था, है ना। केदारनाथ अग्रवाल को बालेंदु नाम से जाना जाता था। कविता कामनी कांत की बात करें तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा किसको कहा जाता है, आपको जवाब देना है। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। किस कवि को कविता कामनी कांत, प्रागेंदु, भारतेंदु, ये ध्यान में रखिएगा किसको कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, कविता कांतिकांत, कांत ने बताया था कविता कामनीकांत कौन? कांत वही नाथ। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प बी बालेंदु इज राइट आंसर। विकल्प सी बालेंदु इज राइट आंसर, सॉरी बी नहीं बल्कि सी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? विकल्प ए कह रहे हैं 1934, विकल्प बी 1935, विकल्प सी 1936 या फिर विकल्प डी 1933। तो प्यारा सा प्रश्न है और इस तरह से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कभी कभी उन रचनाओं का जो रचना काल है यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ मैंने बताया था और पूरी विस्तृत क्लास ली है। उसमें आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति 3-5 करता है तो व्यक्ति क्या कहता है? साला, है ना, साला कहता है। तो साला का मतलब मधुशाला छोड़ लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति 3-5 करता है तो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, कहता है साला। तो साला फार मधुशाला ध्यान में रखिएगा। और 3-5 कामायनी करती है, कामना करती 3 पीस ना हो, तो ध्यान में रखिएगा। तो 3-5 का मतलब हो गया 1935, साला माने मधुशाला, ध्यान में रख लीजिएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कोई लेन देन है, बस आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि दूधनाथ सिंह का, विकल्प बी जोधेन्द्र शाही, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर विकल्प डी धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 34 प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह किसका है? और आप सभी भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर, है ना। तो मछली को क्या उसका घर ही सही है? मछली को उसका घर ही सही है, तो सही फार शाही इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो आई थिंक आप सभी भाई बहन प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किनकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? विकल्प ए कह रहे निराला जी की पंक्ति है, विकल्प बी रघुवीर सहाय, विकल्प सी नागार्जुन या फिर विकल्प डी मुक्ति बोध। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का बोध चाहिए, तो आपको तोड़ने होगा मठ और गढ़, सब तोड़ना होगा। किसके लिए? बोले मुक्ति के लिए। तो मुक्ति बोध के लिए क्या होगा? सब तोड़ना होगा। ऐसा दिमाग में बैठाइएगा और आसानी से हमेशा के लिए आत्मसात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 36 है शंभुक बध किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती की, विकल्प बी जगदीश गुप्त की, विकल्प सी नरेंद्र कोहली या फिर विकल्प डी प्रभाकर माचवे। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 36 आपके स्क्रीन पर है कि शंभुक बध किसकी, है ना। शंभुक का वध किसने किया? बोले शंभुक का वध किए जगदीश, शंभुक का वध किए जगदीश। तो जगदीश की बात आएगी तो जगदीश गुप्त इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। और एक रचना इसी से मिलती जुलती है, शंभुक की हत्या नरेंद्र कोहली। हत्या गोली से होती है ना, तो हत्या गोली, गोली फार कोहली, नरेंद्र कोहली इज राइट आंसर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, शंभुक की हत्या अगर आ जाता है तो हत्या गोली से होती है, नरेंद्र कोहली, और वध कौन करते हैं? जगदीश।
है ना। शंभू कबध किए जगदीश, शंभू कबध किए जगदीश, यानी कि जगदीश चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि रेल का विकट खेल किस विधा की रचना है। रेल का विकट खेल किस विधा की रचना है। विकल्प ए कह रहे उपन्यास है, विकल्प बी नाटक, विकल्प सी कहानी या फिर विकल्प डी निबंध है। सोच समझ का उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 37 आपके स्क्रीन पर है कि रेल का विकट खेल किस विधा की रचना है, और आप सभी का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। रेल का खेल, है ना, खेल एक नाटक है, रेल का खेल नाटक है, तो नाटक दिमाग में बैठिएगा, है ना। देखे होंगे तमाम प्रकार के खेल होते, कहते खेल करो नाटक ना करो, नाटक ना करो खेल ना करो, है ना। और किसका है, बाल्की से भट्ट का है। और जब रेल चलती है भट्ट 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 करके चलती है, तो भट्ट भट्ट से जोड़ लीजिएगा, बाल्की से भट्ट इज राइट आंसर, और रेल का टिकट खेल, खेल नाटक है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प बी नाटक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि विद्रोही अम्बा नाटक किसके लेखक कौन है। तो विद्रोही अम्बा नाटक के लेखक कौन है। विकल्प ए सेठ गोविंद दास, विकल्प बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विकल्प सी गोविंद वल्लभ पंत, और विकल्प डी है उदय शंकर भट्ट। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आप सभी को देना है, और आप सभी का जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 38 के विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो कुछ भाई बहन बिल्कुल लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, तो आप सबका जवाब आ रहा है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो आप सब बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि विद्रोही किसकी, विद्रोही अम्बा किसकी है। बोले सर उदय शंकर भट्ट की अम्बा विद्रोही है। विद्रोही अम्बा किसकी, उदय शंकर भट्ट की। विद्रोही अम्बा उदय शंकर भट्ट, ऐसे दिमाग बैठा लीजिएगा कि विद्रोही अम्बा किसकी है, बोले उदय शंकर भट्ट की, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब किसकी माँ भिखारिणी है ना, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की माँ भिखारिणी, माँ और भिखारिणी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। तो कुछ क्लू ऐसे बनाते हैं, उसको हमेशा के लिए दिमाग पे चलाते रहते हैं, चलता रहता है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि अंत हाजिर हो किसकी कृति है। अंत हाजिर हो किसकी कृति है। विकल्प ए शांत मेहरोत्रा की, विकल्प बी मृणाल पांडे, विकल्प सी त्रिपुरारी शर्मा, या फिर विकल्प डी मीराकांत। तो वेरी वेरी थैंक्स आप सभी को कि आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी मीराकांत इज राइट आंसर। अंत में हाजिर हो कौन हो, बोले मीराकांत, मीराकांत, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 39 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 40 है इनमें कौन सा एकांकी भुवनेश्वर का है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राजपूत की हार, विकल्प बी लक्ष्मी का स्वागत, विकल्प सी सबसे बड़ा आदमी, या फिर विकल्प डी स्ट्राइक। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 40 आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर का है ना। और ये प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन सुबह टॉपिक वाइज और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली कराई जाती है। तो ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ते हैं, तो जो चैनल पे नए भाई बहन हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी स्ट्राइक इज राइट आंसर, है ना। भुवनेश्वर स्ट्राइक, भुवनेश्वर की जो एकांकी है स्ट्राइक है, ध्यान में रखिएगा। राजपूत की हार सुदर्शन का है, और एक इनकी कहानी भी है कि हार की जीत। लक्ष्मी का स्वागत कौन करेगा, उपेंद्र नाथ अस्क, है ना। जिसके पास अस्क होगा लक्ष्मी का स्वागत वही कर सकता है। और सबसे बड़ा आदमी कौन होता है, बिल्कुल भगवती चरण वर्मा, है ना। भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है। और प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी स्ट्राइक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है। विकल्प ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त का, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी अजातशत्रु, या फिर विकल्प डी ध्रुव स्वामी। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा उत्तर आपको देना होगा, और आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। ध्रुव स्वामी 1933 में लिखा गया प्रसाद जी द्वारा नाटक है, और इसी नाटक का कथन है कि सच है वीरता जब भागती है। जब वीरता भागती है तो कहाँ जाती है, ध्रुव स्वामी के पास, स्वामी के पास जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त 1930 में लिखा गया, स्कंदगुप्त 1928 में, अजातशत्रु 1922 में, ये ध्यान में रखिएगा कि सारे सारे जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, फिलहाल प्रश्न संख्या 41 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं, सॉरी स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं। प्यारा सा प्रश्न है। विकल्प कह रहे हैं कि 8 दृश्य, विकल्प बी 10, विकल्प सी 7, या फिर विकल्प डी 9। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 42 है कि स्कंदगुप्त जो कि 1928 में लिखा गया था प्रसाद जी द्वारा, इस नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं, 8, 10, 7 या 9।
सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 42 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 7 इज राइट आंसर। 7 है ना, दृश्य हैं और प्रथम अंक में। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है कि सुलोचना निबंध किसका है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है कि सुलोचना निबंध किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी भारती हरिश्चंद्र का, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र का। तो प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सभी को जवाब देना है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल जो भारत में क्या होता है, सुलोचना होता है, सुंदर लोचन वाले होते हैं, है ना। तो भारतेंद्र सुलोचना सुंदर लोचन वाले कौन होते हैं, बोले भारत में होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। विकल्प कह रहे संस्मरण, विकल्प बी रेखाचित्र, विकल्प से निबंध या फिर विकल्प डी कहानी है। तो सोच समझ कर उत्तर आप दीजिएगा। और बात करें कछुआ धर्म की, कछुआ धर्म किसकी रचना है। चंदू शर्मा गुलेरी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। अब पूछ रहे हैं इनके अलावा एक इनकी रचना है मारस मोहि कुठाओं। तो 2 आप निबंध इनके देख सकते हैं, एक कछुआ धर्म, दूसरा मारस मोहि कुठाओं, है ना। अब किस विधा की रचना है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी निबंध को लॉक किया जाए। निबंध इज राइट आंसर। कछुआ धर्म क्या है, निबंध है। कछुआ का धर्म निबंध है, ध्यान में रखिएगा, गुलेरी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 45 है, आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे गोविंद नारायण मिश्र हैं, विकल्प बी गोपाल राय घेमरी हैं, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी हैं बाल मुकुंद गुप्त। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 45 आपके स्क्रीन पर। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा उत्तर आप सभी को देना है और आप सभी का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी, है ना। जब कोई टेटे टेटे करने लगता है ना तो बुद्धि कुंद हो जाती है। तो टेटे करने लगे तो बुद्धि कुंद हो जाती है, यानी कि बाल मुकुंद, कुंद फार मुकुंद, ध्यान में रखिएगा। बाल मुकुंद गुप्त को टेटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक माना गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि प्रसाद पंथ और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किनका है, किसका है ना। तो प्रसाद पंथ मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राम ब्रजबेनीपुरी का, विकल्प बी अगे का, विकल्प श्री रामधारी सिंह दिनकर या फिर विकल्प डी मुक्तिबोध को। सोच समझ कर उत्तर देना है और प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, है ना। प्रसाद पंथ और मैथिली मिलकर क्या करते हैं, दिनकर, मिलकर दिनकर, मिलकर दिनकर, है ना, निबंध लिखते हैं। ठीक है, मिलकर प्रसाद पंथ मैथिली मिलकर किसका निबंध लिखते हैं, दिनकर, निगन लिखते हैं दिनकर, दिनकर फॉर रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 साहित्यालोचन किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है। विकल्प ए कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी श्याम सुंदर दास का, विकल्प से गुलाब राय का या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा जवाब आप सभी को देना है और ये परीक्षा में, विगत परीक्षा में पूछा भी गया है कि साहित्यालोचन किसका है ना। तो साहित्य का जो लोचन होता है वो बड़ा सुंदर होता है, साहित्य का लोचन सुंदर होता है। तो सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 47 के विकल्प बी को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि यशपाल जी हैं, विकल्प बी जैनेन्द्र, विकल्प सी राही मौसम रजा या फिर विकल्प डी मोहन राकेश। प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 आप सबका जवाब देना है और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। राही मसूम रजा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, टोपी शुक्ला, है ना, ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो राही मसूम राजा क्या है, आंचलिक उपन्यासकार हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कहानी है, विकल्प बी उपन्यास, विकल्प सी आत्मकथा या फिर विकल्प डी नाटक है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 49 का प्यारा सा प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, और आत्मकथा देखकर कुछ भाई बहन भटक गए और आत्मकथा को लगा दिए। नहीं, बिल्कुल आत्मकथा तो बिल्कुल शीर्षक है, लेकिन क्या है, विकल्प बी उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी, 49 का विकल्प बी उपन्यास इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, एक उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। प्रश्न संख्या 50 है कि मुझे चाँद चाहिए उपन्यास किसका है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि विक्रम सेठ का है, विकल्प बी सुरेंद्र वर्मा का, विकल्प सी रांगे राघव या फिर विकल्प डी अरुंधति राय का है। तो प्रश्न संख्या 50 प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है और आप सभी को जवाब देना है कि मुझे चाँद चाहिए
और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सुरेंद्र वर्मा ने कहा मुझे चाँद चाहिए, यानी कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो भाई बहन सुबह से लगातार अभी तक बने हुए हैं, तो आप सभी महाबधाई के पात्र हैं। रविवार का दिन है और सारा काम काज छोड़ करके आप लोग प्रश्नोत्तरी में जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका बहुत अच्छा होने वाला है और आप सभी इस बार सेलेक्ट होंगे। अब आगे है प्रश्न संख्या 51, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? विकल्प ये कह रहे हैं कि दीप्ति खंडेलवाल का, विकल्प बी राजी सेठ, विकल्प सी मंजुल भगत या फिर विकल्प डी उषा प्रियंवदा का। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है कि रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है। और धीरे धीरे आप सभी का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उषा प्रियंवदा इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, जो प्रियंवदा होता है, प्रियमबद्ध, प्रियम माने प्रिय, बद्ध माने बोलने वाला, यानी कि जो प्रिय बोलने वाली होती है उसे कहते हैं प्रियंवदा, है ना। तो रुकोगी नहीं राधिका, क्यों? क्योंकि तुम प्रियमबद्ध हो, प्रिय बोलने वाली हो। और जो व्यक्ति या बिल्कुल महिला पुरुष जो भी है, अगर प्रिय बोलते हैं तो लोग उनको अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रुकोगी नहीं राधिका, क्योंकि तुम प्रियमबद्ध हो। प्रियमबद्ध माने प्रिय बोलने वाली हो। तो प्रियमबद्ध की रचना है, ध्यान में रखिएगा। और कब नहीं रुकोगी? तो कह रहे हैं उषा में, उषा में नहीं रुकोगी। प्रियमबद्ध, तुम प्रियमबदा हो, प्रियम बोलने वाली हो, इसलिए तुम नहीं रुकोगी। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि रुकोगी नहीं राधिका, तुम प्रियमबद्ध हो। प्रियमबद्ध यानी कि प्रियंवदा जी की रचना है। और कौन प्रियंवदा? उषा प्रियंवदा। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और हमेशा के लिए इसको आत्मसात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 है कि ये लड़की किसकी रचना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा की, विकल्प बी मन्नू भंडारी, विकल्प सी ममता कालिया या फिर विकल्प डी किसड़ा सोबती। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये लड़की किसकी रचना है। और आप सभी का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, किसड़ा सोबती इज राइट आंसर। तो बस इसको दिमाग में बैठाइए, ये लड़की किसकी है? बोले ये लड़की तो उसकी किसड़ा की है। कभी कभी गांव समाज में देखते होंगे, पूछते हैं किसकी लड़की है, तो किसकी लड़की है? किसड़ा की। ये लड़की किसकी? बोले किसड़ा की है, तो किसड़ा से मतलब किसड़ा सोबती इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है। अब इरावती उपन्यास किस प्रकार का है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सामाजिक उपन्यास, विकल्प बी ऐतिहासिक उपन्यास, विकल्प सी पौराणिक या फिर विकल्प डी यथार्थवादी उपन्यास है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा है कि प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती उपन्यास है वो किस प्रकार का है। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी ऐतिहासिक उपन्यास इज राइट आंसर। और बात करें इरावती की, तो इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है प्रसाद जी का, है ना। कंकाल, तितली, इरावती, इनके द्वारा 3 उपन्यास लिखे गए हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ना तो 53 का आई थिंक आप सब विकल्प बी को सही कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है कि पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रियमबद्ध हैं, विकल्प बी स्वयं प्रकाश, विकल्प सी उदय प्रकाश और विकल्प डी ज्ञान प्रकाश। तो ढेर सारे प्रकाश हैं, तो प्रकाश में ही आपका जो जवाब है छुपा हुआ है। निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है बिल्कुल सही आना चाहिए। और आज की प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत आसान हैं और आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल प्यारी सी प्रश्नोत्तरी है, अंत तक जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को परखिए। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। अब क्या होता है कि पाल गुमरा का स्कूटर, पाल गुमरा क्या करता है? स्कूटर लेकर उदय हो गया। कब? बोले प्रकाश में। तो पाल गुमरा, पासे पाल, पासे प्रकाश, ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का पाल गुमरा स्कूटर, उदय प्रकाश की रचना है, ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी उदय प्रकाश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न कहानी एवं कहानीकार, निम्न में से कह रहे हैं कि कहानी और कहानीकार असंगत है। तो जो कहानी और कहानीकार असंगत है उसका आपको चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, विकल्प बी कमलेश्वर का राजा निर्बसिया, विकल्प सी हरिशंकर प्रसाई का महुआ का पेड़ और विकल्प डी है कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। तो सोच समझ लीजिए और प्रश्न संख्या 55 का उत्तर दीजिए कि कौन एक असंगत है। जो असंगत है या सही नहीं है उसी को विकल्प के रूप में आपको चयन करना है। और आप सबका जवाब आ गया कि सर
विकल्प सी को लॉक किया जाए। हरिशंकर प्रसाद का महुआ का पेड़ नहीं है, बल्कि महुआ का पेड़ की बात करते हैं तो मार्कंडेय जी की रचना है ना। हरिशंकर प्रसाद की कहानी की बात अगर की जाए तो 5 रुपये की आज़ादी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5 रुपये की आज़ादी होना चाहिए था, और महुए के पेड़ के लेखक जो है मार्कंडेय होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी इज राइट आंसर। बात करें राजेंद्र, जहाँ राजेंद्र वहाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ बोले, जहाँ राजेंद्र है वहाँ लक्ष्मी है, ये ध्यान में रखिएगा। और कमलेश्वर तो राजा दिरवसिया है, ये ध्यान में रखिएगा। और कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मार्कंडेय, विकल्प बी विवेकी राय, विकल्प सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 56 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है, आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, निर्मल वर्मा इज राइट आंसर, है ना। बात करें निर्मल वर्मा के, निर्मल वर्मा जी एक ऐसे कहानीकार हैं जो कि पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता से प्रेरित थे, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 56 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद जी जो है ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। विकल्प ए कह रहे कमलेश्वर, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प डी गंगा प्रसाद बिमल। सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि इनमें एक नई जो कहानी आंदोलन है उसके चलाने वाले नहीं हैं। तो कौन से नहीं हैं उसको आपको जवाब के रूप में चयन करना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी गंगा प्रसाद बिमल इज राइट आंसर, है ना। बात करें नई कहानी के, तो नई कहानी के जो लेखक हैं वो कमोरा होते हैं। कैसे होते हैं बोले सर, कमोरा होते हैं, मैंने ट्रिक बताया था, कमोरा माने कमाने वाले। का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। तो नई कहानी के जो आंदोलन के लेखक जो हैं वो कमोरा हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, कथन किसका है। प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए और बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि शैलेश मटियानी, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी महेश सिंह, या फिर विकल्प डी नामवर सिंह। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है कि नई कविता परंपरा का विस्तार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। बिल्कुल बीच में आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, राजेंद्र यादव इज राइट आंसर, है ना। नई कविता का विस्तार, तिरस्कार और नई कहानी का विस्तार कौन है बोले राजेंद्र से है। तो राजेंद्र ने क्या किया, नई कविता का तिरस्कार किया और नई कहानी का विस्तार किया। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि राजेंद्र नई कविता का तिरस्कार करते हैं और नई कहानी का विस्तार करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में शेखर जोशी की कहानी है। अब कौन सी कहानी शेखर जोशी की है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कोसी का घटवार शेखर जोशी का है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मांस का दरिया कमलेश्वर का है, विकल्प सी जहां लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव का है, और विकल्प डी है बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न और उसके जवाब भी आपको मिल गए हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 59 आप सभी के लिए एक बोनस जाता है और सबका जो उत्तर है सही हो गया। कैसे इसको दिमाग में रखेंगे, तो शेखर जोशी, जोशी का कोसी, जोशी का कोसी यानी कि शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी का घटवार शेखर जोशी। मांस का दरिया बिल्कुल कमलेश्वर का है, ध्यान में रखिएगा या रट लीजिएगा। और जहाँ लक्ष्मी कैद है वहाँ राजेंद्र हैं, तो जहाँ राजेंद्र वहाँ लक्ष्मी कैद है। और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इसके कहानीकार हैं। तो बिल्कुल इसमें था एक सुमिलित नहीं होना चाहिए था, लेकिन लग रहा है कि कहीं से कोई त्रुटि हो गई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सबको सही मिल गया, यानी कि एक प्रश्न फाल्स है। लेकिन जाते जाते यह प्रश्न भी आपको 4 कहानी और कहानीकारों से परिचित कराते हुए अपने आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की गई है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कबीर सूर तुलसी की, विकल्प बी जायसी सूर तुलसी की, विकल्प सी प्रसाद पंत निराला, या फिर विकल्प डी केशव बिहारी घनानंद। प्यारा सा प्रश्न और इस एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है, तो आप सबका जवाब आना चाहिए। और बिल्कुल आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 60 के जवाब में विकल्प बी को लॉक किया जाए, जा सो जा, जा तू सो जा, जा तू सो जा, यानी कि जायसी सूर तुलसी, जा तू सो,
जा तू सो जा। कहाँ पर? बोले त्रिवेणी में। त्रिवेणी में जा तू सो जा, जायसी सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 60 के विकल्प बी को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जा तू त्रिवेणी में सो जा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं कि बाबू गुलाब राय, विकल्प बी डॉक्टर नामवर सिंह, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 61 कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अरस्तु का काव्य शास्त्र कौन पढ़ता है, बोले सर डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अरस्तु का काव्य शास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? विकल्प ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल की, विकल्प सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र जी। तो सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 62 आपके स्क्रीन पर है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। तो बिल्कुल कभी नहीं महाकवि कहा जा रहा है, तो महाकवि कब कहा जाएगा, जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा दुलार दिया जाएगा। तो दुलार फॉर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। और जब हम लोग बिल्कुल आलोचना विधा को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से सारी आलोचनाओं को बताया था, है ना। उसमें ये प्रश्न भी आया था कि महाकवि सूरदास कौन है, बोले जब ज़्यादा दुलार देते हैं तो महाकवि सूरदास कहते हैं। तो दुलार फॉर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प ये कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत हैं, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब देना है कि यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए कि यदि मैं कामायनी लिखता तो मैं नंदन में जाके लिखता। तो नंदन फॉर सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। यदि मैं कामायनी लिखता तो कहाँ लिखता, बोले सर मैं नंदन में जाता। नंदन कानन बन होता है ना, तो ध्यान में रखिएगा, नंदन में जा करके मैं क्या करता, कामायनी को लिखता। तो नंदन फॉर सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? विकल्प ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामविलास शर्मा, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी है आगे जी। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर है कि नई कविता और अस्तित्ववाद। तो भैया देखो, नई कविता और अस्तित्ववाद, बिल्कुल आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो कैसे दिमाग में बैठाएंगे कि नई कविता और अस्तित्ववाद। अब नई कविता जो आ रही ना, और उसमें अस्तित्ववाद जो है वो विलास करता है, तो विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। तो नई कविता में अस्तित्व तो विलास करता है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी, बोले विलास करता है, यानी कि रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? विकल्प एक कह रहे कि प्रेमचंद की जीवनी, विकल्प बी निराला की, विकल्प सी कविनाथ गोपीराज, या फिर विकल्प डी शरदचंद की। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 65 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कविनाथ गोपीराज इज राइट आंसर, है ना। इनकी जीवनी है, ये ध्यान में आपको रखना है। किसकी जीवनी है? कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। और किसने लिखा है? भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जीवनी तो किसकी है? कविनाथ गोपीराज, है ना। मनीषी कौन होता है? बोले मनीषी तो कवि होता है, मनीषी तो कवि होता है, कवि का नाथ गोपीराज। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है, और लिखा किसने है? भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। ठीक है, चलिए। अब आगे प्रश्न संख्या 66 है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? सोच समझ कर लिखिएगा, प्यारा सा प्रश्न है। निराला जी की, मुक्तबोध की, अगे की, या धर्मवीर भारती की, है ना। किसकी जीवनी है शिखर से सागर तक? बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी आगे इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन लगातार जुड़े हुए हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप सबकी तैयारी बिल्कुल छलक रही है, दिख रही है ना। तो इस तरह की उत्कृष्ट तैयारी भी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि शिखर से अगर सागर तक आप जाओगे तो क्या है? बोले सर शिखर से सागर तक तो आगे है, आगे फॉर आगे जी की ये जीवनी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मेरी जीवन गाथा, विकल्प बी मेरी जीवन यात्रा, विकल्प सी क्या भूलूं क्या याद करूं, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 67 का कि राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है।
तो देखिए आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मेरी जीवन यात्रा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। देखें राहुल जी बिल्कुल यात्रा साहित्य है ना, बहुत ढेर सारा लिखे हुए हैं और यात्रा साहित्य के पंडित कहे जाते हैं, यात्रियों का राजकुमार इनको कहा गया है। तो ये सब देखते हुए जो इनकी जीवन आप कह सकते हैं आत्मकथा होगी, वो भी मेरी जीवन यात्रा इज राइट आंसर, है ना। जो व्यक्ति यात्रा करेगा उसकी जीवन यात्रा ही होगी, है ना, तो उसकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा इज राइट आंसर। तो राहुल की जीवन यात्रा, ठीक है। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन का है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि चित्रा मुदगल की है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी चंद्रकिरण सुनरेक्षा की है, या फिर विकल्प डी मृदुला गर्ग की है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 68 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया गया, चंद्रकिरण सुनरेक्षा इज राइट आंसर। अब पिंजरे की मैना कहाँ बोले, सोने की पिंजरे की मैना, है ना, सोने के पिंजरे की मैना, सोने की पिंजरे की मैना। तो यहाँ पे सोनरेक्षा को सोना कर लीजिएगा, सोनरेक्षा, है ना। तो पिंजरे की सोने की मैना ये ध्यान में रखिएगा। और अगर सोने पिंजरे में मैना है तो चंद्रकिरण को तरस जाती है। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा और जिस भी क्लू से आपको आसानी से याद हो जाए उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो पिंजरे की सोने की मैना हो गई और चंद्रकिरण को तरस रही है, ठीक है। ये पिंजरे की मैना, चंद्रकिरण सोनरेक्षा इज राइट आंसर, इनकी आत्मकथा है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 69 है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। प्यारा सा प्रश्न है, जवाब आपको देना है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं उपन्यास, विकल्प बी आत्मकथा, विकल्प सी जीवनी, या फिर विकल्प डी कहानी है। तो आप सबका जवाब बिल्कुल आना चाहिए और आप सभी का जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आत्मकथा इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए गुड़िया के भीतर गुड़िया की क्या है, बोले सर गुड़िया के भीतर तो गुड़िया की आत्मकथा है ना। तो गुड़िया के भीतर गुड़िया की आत्मकथा है और गुड़िया क्या करती है, एक गुड़िया दूसरे गुड़िया से मैत्री करती है। तो मैत्री फार मैत्री पुष्पा जी की क्या है, ये आत्मकथा है। ध्यान में रखिएगा कि गुड़िया के भीतर गुड़िया की आत्मकथा है और गुड़िया गुड़िया से क्या करती है, मैत्री करती है, यानी कि मैत्री पुष्पा की है ना। और इसी जो आत्मकथा का एक भाग और है कस्तूरी कुंडल बसे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 है कि कुछ जग बीती कुछ आप बीती संस्मरण किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी का, विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी का, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर विकल्प डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। कुछ आपकी बीतती है कुछ जग की बीतती है, कहाँ बोले, भारत में, है ना। तो भारत में कुछ बीती, कुछ जग में बीती, कुछ आप बीती। तो ऐसे भारत को जोड़ लीजिएगा, कुछ आप कुछ जग की बीती कुछ आप की बीती, कहाँ बोले, भारत में। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का बिल्कुल संस्मरण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है कि सुधिया उस चंदन वन की रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी का, विकल्प बी विद्यानिवास, विकल्प सी विष्णुकांत शास्त्री, या फिर विकल्प डी कुबेरनाथ राय का है। प्यारा सा प्रश्न है, आप सबको जवाब देना है कि सुधिया उस चंदन वन की किसकी रचना है। बिल्कुल सही जवाब आया कि विकल्प सी विष्णुकांत शास्त्री इज राइट आंसर। किसकी सुधिया उस विष्णु की, सुधिया उस विष्णुकांत की लीजिए, है ना। तो सुधिया उस चंदन वन की रचना किसकी है, विष्णुकांत शास्त्री की है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि संस्मरण, विकल्प बी डायरी, विकल्प सी रिपोर्ट ताज, या फिर विकल्प डी यात्रा वृत्त है। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 72 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में कि एक बूंद उछली सहसा उछली किस विधा की। तो बोले सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, यात्रा वृत्ति इज राइट आंसर, है ना। यात्रा करते करते क्या होता है, सहसा एक बूंद उछलती है और फिर आगे हो जाती है, यानी कि आगे जी की रचना है, यात्रा विधा है। तो सहसा एक बूंद उछली यात्रा में और फिर आगे हो गई, ठीक है। ऐसे क्लू बना लीजिए। प्रश्न संख्या 73 है कि आखिरी चट्टान के लेखक कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मोहन राकेश, विकल्प बी अमृत राय, विकल्प सी रांगे राघव, और विकल्प डी है राहुल संकृतायन। तो प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, और आप सबका जवाब भी फौरन आ जाता है कि सर बिल्कुल मोहन राकेश, विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश, आखिरी चट्टान पर कौन पहुंचा, बोले मोहन राकेश। अंडे छिलकर कौन खाता है, मोहन राकेश, ठीक है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, आखिरी चट्टान तक कौन पहुंचा, बोले मोहन राकेश, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 74 है कि रस सूत्र की अनुमतवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि भट्टनायक हैं, विकल्प बी अभिनव गुप्त हैं, विकल्प सी लोल्लट हैं या फिर विकल्प डी शंकुक हैं। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 74 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी प्यारा प्यारा आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अनुमत और शंकुक, जब शंका होगी तो अनुमान लगाएंगे। शंकुक अनुमति, ध्यान में रखिएगा। लोल्लट का जब बच्चा उत्पत्ति करता है तो लुलुल होता है, लोल्लट का उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद। भट्टनायक क्या करता है, भुक्त करता है, भोग करता है, तो नायक का भुक्तिवाद। ठीक है ना। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं उसको भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 75 है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्य मुक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भामा की, विकल्प बी विश्वनाथ की, विकल्प सी मम्मट की या फिर विकल्प डी पंडित राज जगन्नाथ की। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 75 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। देखिए रमणी कौन है, बोले सर जगन्नाथ आप जाओगे ना तो बड़ा रमणीय दृश्य आपको दिखाई देगा। तो ऐसे क्लू बनाना है। और जब मैं काव्यशास्त्र की क्लास ले रहा था तो मैंने सारी जो क्लासें हैं क्लासों को बिल्कुल ट्रिक से आपको बताया है। तो जो भाई बहन नए हैं जिन्हें याद करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसे भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी की क्लास को ओपन कर लीजिए। उसमें सारी बिल्कुल जो वीडियोस है, सारी क्लास है, आपको ट्रिक से मिल जाएगी, विस्तृत रूप से मिल जाएगी और आप वहाँ से आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से रमणी कौन है, बोले जगन्नाथ जाओगे रमणी है। इन्हीं के रमणीय अर्थ प्रतिपादक है शब्द है ना, इसका पंडित जगन्नाथ का है। प्रश्न संख्या 76 है कि आचार्य आनंद वर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। विकल्प ए अलंकार के, विकल्प बी वक्रोक्ति के, विकल्प सी ध्वनि के या फिर विकल्प डी औचित्य के। तो सोच समझ के उत्तर भी आपको देना है। प्रश्न संख्या 76 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब आ गया कि जो आनंद वर्धन है, आनंद कब बढ़ता है, ध्वनि से, ध्वनि संप्रदाय के, है ना। तो देखे होंगे साउंड जिसे आप कहते हो, ध्वनि कहते हो, जिसे आप म्यूजिक कहते हो, तो म्यूजिक से क्या होता है, आनंद मिलता है। इसलिए तो जब व्यक्ति निराश हताश होता है, कोई टेंशन होता है, तो साउंड सुनता है, म्यूजिक सुनता है, ध्वनि सुनता है, तो ध्वनि से क्या होता है, आनंद वर्धन होता है, आनंद बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा। अलंकार कौन करते हैं, भामा करते हैं, मामा। वक्रोक्ति है ना, कुंटल भर किसी के ऊपर लाद दोगे तो वक्र हो जाएगा, कुंतक का है। और औचित्य क्या है कि क्षमा कर दो, क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में आपको पूछा जाता है संप्रदाय और उसके प्रवर्तक से। तो आई थिंक आप लोग इसको भी ठीक कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए। फिलहाल प्रश्न संख्या 76 का विकल्प सी ध्वनि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से एक वाणिक छंद है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सवैया और विकल्प डी रोला। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 77 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सवैया इज राइट आंसर। दोहा की बात करते हैं, 13 और 11 मात्रा होती है, बिल्कुल मात्रिक छंद है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होता है, मात्रिक छंद है। रोला में 24 मात्राएं होती है, मात्रिक है। लेकिन बात करें विकल्प सी सवैया, तो सवैया एक वाणिक छंद है और 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 77 का आई थिंक आप सब सही उत्तर विकल्प सी को कर सके होंगे। प्रश्न संख्या 78 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में कौन सा छंद है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी सोठा है, विकल्प सी चौपाई है या फिर विकल्प डी रोला है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 78 आपके स्क्रीन पर है और सारे भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चौपाई इज राइट आंसर। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो बिल्कुल आप सभी का सही जवाब। और इसमें एक अलंकार भी है, आप सबका जवाब आना चाहिए। कौन सा अलंकार है, और बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए। कुछ भाई बहनों का जवाब आया, कुछ का नहीं भी आया, तो रूपक अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा कि राम कथा सुंदर करतारी में रूपक अलंकार और चौपाई छंद है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि मैं सुकुमार नाथ बनजोगू में अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सभंग अलंकार, विकल्प बी अभंग अलंकार, विकल्प सी है श्लेष अलंकार, विकल्प डी है काक वक्रोक्ति अलंकार। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा जवाब आप सभी का आ गया कि सर विकल्प डी काक वक्रोक्ति इज राइट आंसर। जब कहे हुए कथन का, है ना, बिल्कुल सुनने वाला उल्टा अर्थ ले ले तो उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसका अर्थ है कि मैं सुकुमार हूँ और नाथ आप बन जाने के योग्य हैं, माता सीता जी कह रही हैं। तो ये काक वक्रोक्ति द्वारा इसका कथन, अर्थात मैं बन जाने के योग्य नहीं हूँ और आप बन जाने के योग्य हो, तो ये काक वक्रोक्ति है, कहे गए कथन का उल्टा अर्थ ले लिया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है
कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर अलंकार होता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि श्लेष अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 80 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार इज राइट आंसर। उपमेय उपमान की संभावना जब होती है तो उत्प्रेक्षा होता है ना। श्लेष क्या होता है? एक शब्द का कई अर्थ होता है, यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार की बात करते हैं तो इसमें युग्म या जोड़ा होता है, कोई वर्ण कोई शब्द जो है युग्म में आता है और जो शब्द युग्म में आएगा जितनी बार आता है उसके उतने अर्थ होते हैं, ठीक है ना। रूपक को आप जान ही रहे हो, उपमेय में उपमान का जो तुलना की जाती है, समानता की जाती है, आभेद रहित आरोप किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। रूपक में क्या होता है? उपमेय उपमान का आभेद रहित आरोप होता है, ठीक है। चलिए, और संभावना भैया विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 81 है कि सी मुख समता किम करे चांद बापुरो रंक में अलंकार है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनन्य अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार और विकल्प डी है व्यतिरेक अलंकार। तो प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। सी की मुख की समता, चंद्र क्या कर सकता है? तो चंद्र बेचारा भी रंक है ना। यहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतला दिया गया है और जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। उत्प्रेक्षा में उपमेय उपमान की संभावना होती है, रूपक में उपमेय में उपमान का आभेद रहित आरोप होता है, अनन्यों में ना अन्यो, है ना, अनन्यो, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ना अनन्यो, अनन्यो ना अन्यो, अन्य माने दूसरा है, एक का जो है उसका बिल्कुल निषेध कर दिया जाएगा और जो नहीं है उसका आरोप कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 82 है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भामह ने, विकल्प बी दंडी ने, विकल्प सी रुद्रट ने या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन ने। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 82 आपके स्क्रीन पर है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो देखिए भैया, वर्ण सौंदर्य को मानने वाले कौन होंगे? विकल्प ये आप सबका जवाब भी आया कि भामा इज राइट आंसर, है ना। वर्ण सौंदर्य को सबसे बढ़कर माने हैं भामा, मामा, बामा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 83 है कि मेरी लड़की कौन है में कौन सा कारक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि संबंध कारक, विकल्प बी अधिकरण कारक, विकल्प सी संप्रदान या फिर विकल्प डी कर्ता कारक है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 83 आपके स्क्रीन पर है कि मेरी लड़की में कौन सा कारक है। बिल्कुल, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, रारी ले लग गया तो संबंध कारक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 83 का विकल्प ए को आप लोग सही करिएगा। हालांकि कुछ भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही भी आया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 84 है कि संज्ञाओं के साथ लगने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि संश्लिष्ट, विकल्प बी विश्लिष्ट, विकल्प सी श्लिष्ट या फिर विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84, और आप सबको जवाब देना है। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है, कुछ लोगों का संश्लिष्ट और कुछ लोगों का विश्लिष्ट आ रहा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 84 का विकल्प होगा विश्लिष्ट, है ना। देखिए, संज्ञा की बात करते हैं तो स्थान, भाव, वस्तु, व्यक्ति, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम, राम के साथ आप विभक्ति लगाएंगे तो राम के साथ अलग लगेगा, राम ने, तो ये विश्लिष्ट हो गया। लेकिन संज्ञा के साथ जब लगाते हैं तो जैसे आपका हो गया उस, अब ने लगाएंगे तो उसने उसमें लगेगा। लेकिन संज्ञा के साथ संश्लिष्ट होता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और बिल्कुल सर्वनाम संज्ञा के साथ क्या होता है, बिल्कुल अलग लगता है। जैसे राम ने आपने बताया, राम ने, राम यहाँ पे है, राम, राम ने, संज्ञा के साथ जो आपकी विभक्ति लगती है राम ने अलग लगेगा। लेकिन सर्वनाम के साथ जो लगता है बिल्कुल उसका संश्लिष्ट रूप लगता है, जैसे उस ने एक में लगता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि संज्ञा के साथ विश्लिष्ट होगा, सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट होता है। तो प्रश्न संख्या 84 का है कि संज्ञा के साथ लगने वाली विभक्ति विकल्प भी विश्लिष्ट इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 85 है कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाला कारक होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अपादान कारक, विकल्प बी संबंध कारक, विकल्प सी अधिकरण कारक और विकल्प डी है संप्रदान कारक। सोच समझ को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 85 आपके स्क्रीन पर है, क्रिया के आधार को सूचित करता है। तो क्रिया के आधार को क्या सूचित करता है, आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी अधिकरण इज राइट, है ना। कि जो क्रिया है, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी क्रिया जहाँ पर होती है उसे अधिकरण कहते हैं। मैदान में खेलता है ना, क्लास में पढ़ता है, छत पर कूदता है ना, पेड़ पर बैठा है। तो क्रिया कहाँ पे हो रही, बैठने का, उठने के, कूदने का, गिरने का क्रिया कहाँ है, तो क्रिया जहाँ आधार होता है वही अधिकरण होता है, ठीक है। अपादान में क्या होता है, एक वस्तु जहाँ से अलग होती है और जो वस्तु स्थिर होती है उसी में अपादान होता है। संबंध में काके की, नानी नी, रारे री,
और संप्रदान जान ही रहे हो कि नियम पूर्वक जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है। विकल्प ए कवियत्री, विकल्प बी कवियत्री, विकल्प सी कवयत्री या फिर विकल्प डी कवियत्री। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 86 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कवयत्री इज राइट आंसर। सदैव कवित्री का जो स्त्रीलिंग रूप होगा यही होगा और वर्तनी शुद्धि भी यही होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 के निम्न में एक पुल्लिंग है, चाय शिकंजी लस्सी और दही, है ना। चाय शिकंजी लस्सी और दही में कौन पुल्लिंग है? जो पुल्लिंग है उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दही इज राइट आंसर। बात करें दही की तो दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है, ध्यान में रखिएगा। अब वो पूर्वी बोली के कारण हम लोगों के अंदर कुछ जो अशुद्धियाँ हैं जिसके कारण लोग कहते हैं दही खट्टी है, दही खट्टा होना चाहिए। तो हाथी, दही, पानी, घी ये सब सदैव पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और चाय, शिकंजी, लस्सी, शाही ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी दही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में किसमें एक वचन रूप है? विकल्प ए कह रहे हैं कि प्राण, विकल्प बी दर्शन, विकल्प सी होठ या फिर विकल्प डी तेल है। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 88 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तेल जो है एक वचन शब्द है। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, है ना, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, सदैव पुल्लिंग रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 88 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि कह धन अपि का संधि रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कपि होगा, विकल्प बी कपि होगा, विकल्प सी है कोप होगा या फिर विकल्प डी करपी होगा। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब की बिल्कुल प्रतीक्षा में है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, को आप इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि उल्लंघन का संधि विच्छेद रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उल्धन लंघन, विकल्प बी उद्धन लंघन, विकल्प सी है ऊधन लंघन और विकल्प डी है उल्लंघन घन। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उद्धन लंघन बराबर उल्लंघन इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो व्यंजन संधि है, ता के बाद अगर ला आ जाता है तो ता का भी ला हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि गिरधारी में कौन सा समास है? विकल्प ए कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास, विकल्प बी अव्ययी भाव समास, विकल्प सी कर्मधारय या फिर विकल्प डी बहुब्रीहि समास। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि गिरधारी में समास सर विकल्प डी है बहुब्रीहि समास। गिरि माने पर्वत को, धारी माने धारण करने वाला है जो, गिरि को धारण करने वाला है जो, वो है अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्थ लिया गया है, इस कारण से इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि रातों रात में कौन सा समास है? विकल्प ए कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी अव्ययी भाव समास और विकल्प डी है कर्मधारय समास। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 92 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब भी आने चाहिए। तो मित्रों आप सब लगातार बिल्कुल जुड़े हुए हो, रविवार का दिन है, सारे काम धाम छोड़कर आप लोग बिल्कुल तैयारी में मशगूल हो। तो निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी आप सबके परिणाम में बिल्कुल बदलने वाली है और आप सबको सुखद न्यूज़ भी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि रातों रात बिल्कुल विकल्प सी अव्ययी भाव समास है राइट आंसर। रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, पल पल, घर घर, यानी कि जब किसी शब्द की दुरुक्ति हो जाती है तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 92 का विकल्प सी अव्ययी भाव समास है राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मिलान में, विकल्प बी सुपुत्र में, विकल्प डी सी आधर में और विकल्प डी सुकर में। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 93 आपके स्क्रीन पर है। मिलान, सुपुत्र, आधर्म और सुकर में किस में उपसर्ग नहीं है? तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये मिलान में उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सुपुत्र में सुपसर्ग है, आ उपसर्ग है अधर्म में और सुकर में सुपसर्ग है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि दर्शनी, विकल्प बी दुर्गुण, विकल्प सी भिक्षुक और विकल्प डी है कर्तव्य। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 94 का उत्तर दीजिएगा कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। और आप सब भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो दुर्गुण है इसमें दुर उपसर्ग है ना। और बाकी सब में दर्शनी की बात करते हैं तो अनी प्रत्यय है, इसमें भी भक्षुक
उपप्रत्यय है और कर्तव्य, है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 94 में देखेंगे कि ए में भी, सी में और डी में प्रत्यय है, लेकिन विकल्प बी में प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 94 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि प्रमाणिक के शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रामाण धन इक, विकल्प बी है प्रमाण धन इक, विकल्प सी है प्राधन माणिक और विकल्प डी है प्रमा धन इड़िक। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रमाण धन इक बराबर प्रामाणिक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 है कि निम्न में वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पूजनीय, विकल्प सी है पूजनीय, विकल्प सी पूजनीय और विकल्प डी है पूजनीय। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए मित्रों, जब भी पूजनीय को लिखेंगे आप तो बिल्कुल इसी रूप में लिखेंगे पूजनीय, और जब आप लिखेंगे पूज्य तो आधा जा करके लिखेंगे। तो पूज्य और पूजनीय की वर्तनी बिल्कुल यही है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 96 को हमेशा के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प यह है कि फूलों की एक फूलों की माला लाओ, विकल्प बी फूलों की एक माला लाओ, विकल्प सी है एक माला फूलों की लाओ और विकल्प डी है फूलों की एक माला लाओ। तो प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 97 कि कौन सा, है ना, एक वाक्य शुद्ध है। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 98 है कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प यह है कि सीता ने यह कहा, विकल्प बी सीता ने यह कही, विकल्प सी सीता यह कही और विकल्प डी है सीता यह कहा। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, और आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सीता ने यह कहा, ये जो वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्न में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ये अल्प विराम है, विकल्प भी कह रहे हैं कि ये अल्प विराम है, विकल्प सी कह रहे हैं ये अल्प विराम है, या फिर विकल्प डी ये अल्प विराम है। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 99 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न और आसान सा जवाब आप सभी का आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अल्प विराम बिल्कुल यही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ये देखिए अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है और यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल आपका बिंदी है, डाट है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 99 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, विकल्प बी मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, विकल्प सी मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ और विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 100 आपके स्क्रीन पर, प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी का जवाब आना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन लगातार 100 प्रश्नों तक जुड़े हुए हैं और बिल्कुल पूरी सक्रियता के साथ प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो आप सबको बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप सब चयनित होंगे। तो फिलहाल आप सभी का प्रश्न संख्या 100 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 101 कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ए अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण होता है, यह असंगत है, या फिर विकल्प बी घोष वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, यह असंगत है। विकल्प सी अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, और विकल्प डी है महाप्राण दूसरा एवं पंचम वर्ण होता है, ये असंगत है। तो सोच समझकर आपको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 101 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी सही होना चाहिए और बिल्कुल आप सबका उत्तर भी आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। महाप्राण दूसरा एवं पंचम वर्ण नहीं होता है, बल्कि दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यहाँ पर विकल्प में दूसरा और पंचम वर्ण है, इसलिए प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी असंगत है और यही सही जवाब है। बात करें अघोष वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष होता है। और अघोष को कैसे आप क्लू में रखेंगे, देखिए अघोष माने आ घुस जाओ, है ना। अब आ घुस जाओ कहाँ पर, आपके पास कोई
कार हो, वैन हो, या आपके पास कोई बाइक हो, तो कितने लोगों को आप अपनी गाड़ी पर घुसाएंगे या बैठाएंगे? तो 1 से 2, तो बस 1 और 2, 1 और 2। तो पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का जो होता है अघोष होता है, और इसके बाद जो बच गए वो घोष होते हैं, और इसी घोष को सघोष भी कहा जाता है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सघोष हो गया। बात करें अल्प प्राण की, तो प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो होता है बिल्कुल अल्प प्राण, फिर दूसरा होगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर चौथा होगा महाप्राण, और फिर अल्प प्राण। तो अल्प महा, अल्प महा, अल्प, ये क्रम चलता है। 1 3 5 जो है अल्प होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो बिल्कुल महाप्राण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब इसके माध्यम से ढेर सारे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और बिल्कुल जो वर्णमाला है, वर्णमाला को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। कभी भी परीक्षा हो और कोई भी परीक्षा हो, वर्णमाला से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ये है कि चोट लगना, विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सी कठिन वाक्य, या फिर विकल्प डी मुसीबत। तो बिल्कुल 102 प्रश्न का उत्तर भी धीरे धीरे आप सबका आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बुद्धि भ्रष्ट होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, अक्ल पे पत्थर पड़ने का मतलब होता है किसी की अक्ल हो और उस पर पत्थर पड़ जाए, यानी कि क्या हो जाए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि बरस पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प बी वर्षा का होना, विकल्प सी प्रेम करना, या फिर विकल्प डी सम्मान देना। तो बिल्कुल आप सबको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 103 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है, और बिल्कुल आप सबका बिल्कुल आसान सा जवाब भी आ गया कि सर बरस पड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प ये अत्यधिक क्रोधित करना इज राइट आंसर, है ना। तो अत्यधिक क्रोधित होना ये ध्यान में रखिएगा। बरस पड़ना का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 104 है कि नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पुराने को मिटाना, विकल्प बी लिखे हुए को काटना, विकल्प सी अनूठा प्रयोग, या फिर विकल्प डी है बड़ी लकीर खींचना। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 104 आपके स्क्रीन पर सुंदर सा मुहावरा है, और उसका उत्तर भी आपको देना है। तो आप सभी भाई बहनों का उत्तर भी बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अनूठा प्रयोग इज राइट आंसर। नई जमीन तोड़ना मतलब होता है अनूठा प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 105 है कि मेढक को जुकाम होना इस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बिना जान पहचान के लेन देन, विकल्प बी बिना योग्यता के योग्यता का नखरा दिखाना, विकल्प सी है भयंकर बरसात होना, या फिर विकल्प डी है भयंकर सर्दी। प्रश्न संख्या 105 आपके स्क्रीन पे, और आप सभी के जवाब की प्रतीक्षा में बिल्कुल इंतजार कर रहा है, और आप सबका जवाब भी बिना सोचे समझे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बिना योग्यता के योग्यता का नखरा दिखाना इज राइट आंसर। तो देखिए मित्रों, मेढक को आप जानते हैं कि मेढक जल में रहता है, और जल में रहने वाले व्यक्ति को अगर जुकाम हो जाए तो बिल्कुल वो नखरा दिखाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिना योग्यता के योग्यता का नखरा दिखाना होता है। कौन? बोले सर मेढक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 105 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 106 है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। विकल्प ये कह रहे करुण रस है, विकल्प बी श्रृंगार रस, विकल्प सी वीर, या फिर विकल्प डी शांत रस है। तो बिल्कुल आप सब इसका जवाब बिल्कुल रटे हुए हैं कि उत्तर रामचरितम किसका? तो बोलो उत्तर रामचरितम की अनुभूति होती है। तो अनुभूति फार भवभूति जी की रचना है, और चरित्र को 7 रखो, 7 फार इसमें 7 अंक हैं, और रस कौन सा है? तो बिल्कुल विकल्प ये करुण रस इज राइट आंसर, है ना। और भवभूत जी कहते भी हैं कि एको एव करुण रस है ना, एक ही करुण रस है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प ये करुण रस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि शिशुपाल बधम के रचनाकार कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भामा है, विकल्प बी भारवी, विकल्प सी कुंतक, या फिर विकल्प डी माघ है। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, और आप सबका जवाब भी आना चाहिए, और सबके उत्तर बिल्कुल घनघोर तरीके से इस प्रश्न पर आना चाहिए। और आ भी गया कि सर शिशुपाल बधम के रचनाकार जो हैं विकल्प डी माघ हैं, है ना। तो शिशु का जन्म कब हुआ? सर बोले माघ में। शिशुपाल का वध कब हुआ? माघ में। तो जो भी ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाए, उस ट्रिक को आप अपने बिल्कुल स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए बैठा लीजिए और अपने लिए इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 107 का विकल्प डी माघ इज राइट आंसर।
तो जो भाई बहन सुबह से बिल्कुल देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लगे हुए हैं, रविवार का दिन है, सारा काम काज छोड़ करके बिल्कुल प्रश्नोत्तरी पर लगे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 108 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि भवभूति है, विकल्प बी भास है, विकल्प सी कालिदास या फिर विकल्प डी भारवी है। तो सोच समझ कर आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 108 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी भाई बहनों का उत्तर भी धीरे धीरे आ गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक विकल्प सी कालिदास इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 109 है कि राजशेखर के नाटक का नाम है, यानी कि राजशेखर का नाटक कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बाल रामायण है, विकल्प बी है चंड कौशिक है, विकल्प सी है निषधानंद या फिर विकल्प डी है आश्चर्य चूड़ामणि। तो आप सबको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर राजशेखर का जो नाटक है विकल्प ए बाल रामायण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 110 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। विकल्प ए कह रहे कालिदास है, विकल्प बी बाण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है, विकल्प सी भारवी या फिर विकल्प डी जयदेव है। तो प्यारा सा प्रश्न है 110 आपके स्क्रीन पर, आप सभी के जवाब की प्रतीक्षा में, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी जयदेव इज राइट आंसर, है ना। गीत गोविंद की कौन गाता है, बोले सर जयदेव गाता है। तो जयदेव को दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 111 है कि भास की कृति है ना, यानी कि इनमें से कौन सी कृति भास की है। ध्यान में रखिएगा कि भास की कृति कौन सी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा बिल्कुल आप चेंजिंग कर लीजिएगा कि भास की कृति कौन सी है। ठीक है ना। तो विकल्प ये कह रहे हैं विक्रम और ऋषि, तो भैया तो कालिदास की है। विकल्प बी रत्नावली है, विकल्प सी मृष कटकम है या फिर विकल्प डी प्रतिमा नाटक है। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी प्रतिमा नाटक इज राइट आंसर, है ना। भास का क्या है, बोले भास की प्रतिमा नाटक, भास का प्रतिमा नाटक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 112 है कि श्री हर्ष के पिता का नाम क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुधीर है, विकल्प बी सुशीला है, विकल्प सी हरि नहीं बल्कि इसको हीर कर लीजिए, और विकल्प डी है कृष्ण। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 112 है कि श्री हर्ष के पिता का नाम क्या है। तो बिल्कुल आप सब समझ गए कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हीर इज राइट आंसर, है ना। जो हर्ष के पिता हैं श्री हर्ष के, उनका नाम हीर था, माता का नाम मामल्य देवी था, और हर्ष की रचना है नैषधि चरितम, जो कि बृहत्त्रयी की प्रमुख रचना है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 113 कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामो, विकल्प बी रामस्य, विकल्प सी रामे या फिर विकल्प डी रामेशु। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 113 आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर राम शब्द के षष्ठी एक वचन जो रूप है वो है विकल्प बी रामस्य इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 है कि राजा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कौन सा रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि तृतीया एक वचन, विकल्प बी आप कह सकते हैं चतुर्थी एक वचन, विकल्प सी पंचमी या फिर विकल्प डी षष्ठी। तो सोच समझ कर आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 114 आपके स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तृतीया एक वचन रूप इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 115 है कि सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति का एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन रूप है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पंचमी विभक्ति का, विकल्प बी षष्ठी विभक्ति का, विकल्प सी सप्तमी विभक्ति का या फिर विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति का। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 115 है कि सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां किस विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप है। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। तो विकल्प बी क्या है कि सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, यानी कि षष्ठी विभक्ति इज राइट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी षष्ठी विभक्ति सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 116 है कि किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रतिपादक का अर्थ के अर्थ में, विकल्प बी लिंग के अर्थ में, विकल्प सी हेतु के, या फिर विकल्प डी परिमाण के अर्थ में।
तो बिल्कुल सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 116 आपके स्क्रीन पर है कि किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी, हेतु के अर्थ में जो है प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। प्रातिपदार्थ, लिंग और परिमाण वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि निम्न में से किसने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बररुचि ने किया, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु ने किया, विकल्प सी जॉन जोशुआ केटलर ने, या फिर विकल्प डी हेमचंद्र ने। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 117 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हेमचंद्र इज राइट आंसर। भट्टी के समान द्वयाश्रय किसका, बोले हेमचंद्र का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि निम्न में से किस कवि ने अपभ्रंश को उड़ाड़ा भाषा कहा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हेमचंद्र ने कहा है, विकल्प बी दंडी ने कहा, विकल्प सी आचार्य किशोरीदास, या फिर विकल्प डी भामा। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 118 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 118 का विकल्प सी किशोरीदास वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। इड़ाड़ा भाषा कौन करता है, बोले किशोर और किशोरी इड़ाड़ा भाषा का प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश को उड़ाड़ा कौन करता है, किशोरी। तो किशोरी फार किशोरीदास वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 119 है कि हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत हिंदी भाखो पंक्ति किसकी है। विकल्प ये है कि भारती हरिचंद जी की है, विकल्प बी नूर मोहम्मद की है, विकल्प सी जायसी की, या फिर विकल्प डी रस खान की। तो सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 119 आपके स्क्रीन पर है कि हिंदू मग पर पाँव न राखो, है ना, का जो बहुत है हिंदी भाखो। तो बिल्कुल हिंदी मग पर पाँव न राखो ये बिल्कुल नूर है। नूर की बात आते ही नूर मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर, है ना। किसने, बिल्कुल नूर मोहम्मद ने किया है, ये ध्यान में रखना है ना। किसकी कृति है, नूर मोहम्मद की कृति है। भारती हरिचंद की बात करें तो भारती हरिचंद की एक पंक्ति आपको देखने को मिलती है कि इन मुसलमान पर कोटिक हिंदू वारिये, है ना, इन मुसलमान हरिजन पर इधर में रखिएगा। तो ये इनकी पंक्ति है। और बात करते हैं यहाँ पर हिंदू मग पर पाँव न राखो, तो विकल्प बी नूर मोहम्मद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि बोली एवं नामकरण कर्ता असंगत हैं। अब किस विकल्प में बोली और उसके नामकरण कर्ता जो असंगत हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कौरवी राहुल शंकरताय ने नाम दिया, विकल्प बी बिहारी गेरसन ने दिया, विकल्प सी भोजपुरी को रेमंड ने दिया, या फिर मैथिली का जो नामकरण किया विद्यापति ने। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 120 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का उत्तर भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मैथिली कोकिल है विद्यापति, बल्कि मैथिली नाम विद्यापति ने नहीं दिया है, बल्कि किसने दिया है, तो आपको जवाब ये देना था कोल ब्रुक इज राइट आंसर, है ना। ध्यान में रखिएगा कोल ब्रुक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मैथिली को बुक 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 माने बुकते हैं। भोजपुरी में रे का प्रयोग करते हैं, कारे सुन रे, है ना, रेमंड है। बिहारी सन होता है तो गिरसन का है। और कौरवी का से कौरवी, राव से रावी, रवि राही, कौरवी राहुल। ये ध्यान में रखिएगा और ऐसे बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 121 है कि ब्रह्मी लिपि का विकास क्रम है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उत्तरी शैली, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्धमात्रिक और फिर देवनागरी। विकल्प बी में उत्तरी शैली, सिद्धमात्रिक, गुप्त लिपि, देवनागरी। विकल्प सी में गुप्त लिपि, सिद्धमात्री, देवनागरी, उत्तरी शैली। और विकल्प डी में देवनागरी, उत्तरी शैली, गुप्त लिपि और फिर सिद्धमात्री। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 121 का कि ब्रह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो बिल्कुल आप सभी का सही जवाब विकल्प ये उत्तरी शैली, गुप्त शैली, सिद्ध मातृका और देवनागरी है। तो इसको आप कर लीजिएगा UGC और D, UGC-D। तो U फॉर उत्तरी शैली, G फॉर गुप्त लिपि, C फॉर सिद्ध मातृ और D फॉर देवनागरी। तो UGC-D, UGC-D। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और ब्रह्मी लिपि का जो विकास क्रम है कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 122 है कि सर्वप्रथम आ की 12 खड़ी किसने तैयार की। विकल्प ये कह रहे हैं कि सावरकर बंधु ने, विकल्प बी श्याम सुंदर दास ने, विकल्प सी गोरखनाथ, या फिर विकल्प डी विद्या निवास ने। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 122 आपके सिंपल है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये सावरकर बंधु को लॉक किया जाए। अब देखिए 12 घंटे खड़ा होकर कौन काम करता है, बोले सर जो वर्कर होते हैं। तो वर्कर फॉर सावरकर बंधु इज राइट आंसर। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखे रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 123 है किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसने कहा है।
यानी कि किशोरीदास वाजपेयी जी का जो व्याकरण है ब्रजभाषा का, उस व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसने कहा? विकल्प ए कह रहे कामता प्रसाद गुरु ने, विकल्प बी किशोरीदास वाजपेयी ने, विकल्प सी हरदेव बाहरी, या फिर विकल्प डी है अंबिका दत्त प्रसाद ने। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 123 आपके स्क्रीन पर है कि किसने कहा होगा, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर व्याकरणों का व्याकरण कौन कह सकता है? बोले सर अंबिका दत्त प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, कौन कहा व्याकरणों का व्याकरण? तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 है उच्चारण स्थान असंगत है। अब इनमें एक उच्चारण स्थान असंगत है और जो असंगत है उसका चयन आपको करना है। विकल्प ए में है काखा गाघा अंगा की बात करते हैं तो कंठ से है। विकल्प बी चाचा जाझाइयाँ तालब से है। विकल्प सी ताथा दाधन्ना दंत से है। और विकल्प डी है पापा बाबा मूर्धन्य से है। तो कौन इसमें एक असंगत है? जो असंगत है उसी को आपको चयन करना है और जवाब देना है। तो ढेर सारे प्रश्न कभी कभी आपकी परीक्षा में उच्चारण स्थान से बन जाते हैं, कभी कभी इनकी संख्या 2 से 3 भी हो जाती है, और एक प्रश्न तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो आप सबका जवाब भी आना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से आप 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर सही कर सकते हैं। देखिए, का से कंठ, बिल्कुल का से, काका का गंगा का से कंठ से है। तालु, तालु से चाटते हैं चाचा चाचाइयाँ तालु है। तथा दधना, देखो दंत यहाँ पे है तो दंत को लगा दीजिए। पापा बाबा मूर्धन्य नहीं है, बल्कि रिटुड़सा टाठा डाढ़ा क्या है? मूर्धन्य है। पापा बाबा माँ की बात करते हैं तो पापा बाबा माँ क्या है? बिल्कुल ओठ से होता है, ध्यान में रखिएगा। अब कैसे? देखिए, जब बच्चा छोटा सा होता है उसके पास दांत नहीं होते हैं तो बच्चा बिल्कुल दोनों होठों को चपका के बोलता है पापा मामा नाना, है ना। तो पापा बाबा माँ की बोलता है पापा बाबा मामा बोलता है ना। तो जब ओठ को चपका के बोलता है तो बिल्कुल घर वाले बड़े खुश होते हैं कि बेटा हमारा पापा बोल रहा है, बेटा मेरा फूफा बोला, फाफा बोला, बाबा बोला, मामा बोला। तो ये बोलता नहीं बल्कि ओठ की सहायता से बोलता है। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि ओठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 125 और आज के इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। तो आप सभी भाई बहन जो भी बिल्कुल लगातार जुड़े हुए हैं, एकदम आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सबका जवाब भी सही आना चाहिए। प्रश्न संख्या 125 का कि वह धीरे धीरे चलता है में वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। विकल्प ए कह रहे एक विशेषण है, विकल्प बी क्रिया विशेषण है, विकल्प सी क्रिया है, या फिर विकल्प डी संज्ञा है। तो सोच समझ कर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 125 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न, और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, क्रिया विशेषण इज राइट आंसर। क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलना क्रिया का विशेषता है धीरे धीरे। वह कैसे चलता है? बोले सर धीरे धीरे चलता है, यानी कि क्रिया विशेषण है और क्रिया में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 125 का विकल्प बी को आप सही किया होगा। और जो भाई बहन बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने इसका गलत उत्तर दिया वो भी महा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।